वायरिंग हार्डवेयर ये वायरिंग है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए तो समझना ये बड़ा नामुमकिन के करीब है कि इसको कैसे जोड़ा जाएगा कि ये प्ले हो जाए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है कि आते हुए तो ये मोटर टेस्ट करके दिखा सकते हैं नहीं, ये मोटर टेस्ट बेंच है आपको। तो इसका साउंड जो आप फील करेंगे यहाँ पे वही बड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये जो मोटर्स हैं ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल जो एयरक्राफ्ट में मोटर लगते हैं उनको लगाने के पहले इधर टेस्ट करते हैं। ओके, ये टेस्ट फैसिलिटी है, ज़्यादा ये मत करना कि उड़ जाए। ये वाला पिछली बार ये और अभी ये केवल 20% है। 40% मैंने थ्रॉटल पे तो ये बेसिकली बैटरी है, ये ऑन करके भी बैटरी से ही वो टेस्ट करता है। तो नहीं ये वो बैटरी है क्या जो आप यूज करते हैं? लेते हैं जो सेल से हमने मंगाई है वो हम नीचे कर जाएंगे। कहते हैं कि बने की बात नहीं सोच बदल कर देखो, रहो कहीं भी मगर ख्वाब महल के देखो, और खुलेंगी खिड़कियां और आसमां पुनः होगा, जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो। कुछ ऐसा ही ख्वाब 23 वर्ष की उम्र में एक कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन से निकल के अपने प्रोफेशनल जीवन में आए हुए एक व्यक्ति ने देखा, एक लंबा अनुभव प्राप्त किया जिससे कुछ वो देश में आगे चल के पीढ़ी को कुछ नया दे सके, कुछ एक हाई लेवल की इंजीनियरिंग और खासकर एरोस्पेस की फील्ड में दे सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मराल एरोस्पेस के फाउंडर विवेक पांडे जी की, जो आज हमारे इस पॉडकास्ट कार्यक्रम के अतिथि के रूप में शामिल है। एल&टी के साथ अपना करियर शुरू करने के बाद उन्होंने मराल एरोस्पेस की स्थापना करी और ऐसे डिफेंस सेक्टर में सोलर बेस्ड यूएवी एंड एयरक्राफ्ट में ऐसे बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। आज वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है और अगले आधे घंटे में हम बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री से जानने वाले हैं। तो विवेक जी, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में। मैं आपको बता दूं, ज्ञान विज्ञान संवाद जो ये पॉडकास्ट कार्यक्रम है, ये विज्ञान भारती ब्रह्मवर्त की एक पहल है, जिसके अंतर्गत हम ऐसे पर्सनैलिटीज़ को आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं जिनका काम कह सकते हैं बहुत यूनिक है, कुछ स्पेशल है और जिसने कहीं न कहीं हमारे समाज में इम्पैक्ट छोड़ा है। तो ऐसे ही कार्यक्रम में आज हमारे विवेक पांडे जी उपस्थित हैं। तो विवेक जी, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मेरा हमेशा बड़ा एक जानने में इंटरेस्ट रहता है कि आपका स्कूल एजुकेशन या आपका कॉलेज एजुकेशन कैसा था? या कभी स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन के दौरान क्या ऐसा कभी आइडिया भी आया क्या कि कभी चल के मैं ऐसा कुछ अपना स्टार्टअप करूँगा? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सामान्यतः हमें बचपन से ही कहा जाता है कि पढ़ाई-लिखाई करनी है और अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी पानी है। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप बताएँ हमें। धन्यवाद। आपने हमें शॉर्टलिस्ट किया है इसके लिए। बेसिकली हमारी स्कूल की एजुकेशन बंगाल में ही हुई थी। हमारी जन्म मैंने एक बंगाल में एक हुगली डिस्ट्रिक्ट है, उसमें रिसरा नाम की जगह पे हुआ था। तो वहाँ स्कूलिंग और हायर स्कूल मैंने बेसिकली 10 एंड 12 तक तो वहीं पे हुआ था। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग आपका वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया। तो सामान्यतः जिस समय के हम पास आउट हैं उस समय इतना स्टार्टअप्स का कल्चर नहीं था। तो यही था कि अच्छे से पढ़ के अच्छे मेरिट से पास होके हम अच्छा नौकरी ही करें। तो जैसे हमें कैंपस में एल&टी आई थी, तो एल&टी उस समय एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कंपनी थी, यस। लार्सन एंड टुब्रो की हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन, जो बाद में मैंने हम उसके डिफेंस सेगमेंट में थे, जो बाद में एल&टी डिफेंस बन गई 2015 या 16 में। तो हेवी इंजीनियरिंग से अपनी करियर की स्टार्ट की थी। तो ऐसा
कुछ नहीं था कि शुरू में सपना, हाँ ये था कि जैसे जब एलएनटी में गए, जब हमने देखा कि एलएनटी जो स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक सेंटर जो एलएनटी के जिस डिवीजन में हमने ज्वाइन किया, वहाँ वहाँ वो प्योरली डिफेंस के लिए ही काम करते थे। मेनली आपका मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती थी। तो वहाँ से जाके क्रेज हुआ कि अच्छी चीज़ बनाए, और बाद में धीरे धीरे ये लगने लगा कि हमें भी आगे बढ़ के कुछ ऐसा चीज़ बनाए जो देश के काम आ सकता है। तो अराउंड 12 या 13 के बाद वो लगने लगा था कि हमें भी कुछ अच्छा ऐसा कर, क्योंकि आइडियाज़ बहुत आते थे, बट जब आप कंपनियों में हो तो जो आपका वहाँ का रोल है वही कर सकते, तो आइडियाज़ बहुत आते थे। और काफ़ी अच्छे कनेक्ट्स भी बने थे, जैसे डीआरडीओ के लिए काफ़ी काम किया हमने, एचएएल के लिए काफ़ी काम किया। तो जी। वहाँ से आइडियाज़ जनरेट हुए, तो फिर बाद में आके धीरे धीरे ये 23 में फाइनली हमने कंपनी स्टार्ट की। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपकी, जो ये मैं कह सकता हूँ कंपनी है, मराल। हम्म। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? असल में सर, मराल एक संस्कृत वर्ड है। ओके। इसका शाब्दिक अर्थ हंस होता है। जी। हंस माँ सरस्वती का वाहन है। तो ये एक रीजन है कि हमने मराल एरोस्पेस डाला। तो बेसिकली हम इसको एक ट्रिब्यूट है माँ सरस्वती के लिए, कि जहाँ पे कि हम कुछ पाइनियर वर्क इन एरोस्पेस फील्ड, ड्रोन फील्ड में कर रहे हैं। एक अलग कैटेगरी का ड्रोन बना रहे हैं जो इंडिया में कोई नहीं बना रहा है, इवन ओके। विदेशों में भी बहुत कम है, कम लोग ओके। हैं। सो जैसा कि बताया विवेक जी ने कि जो उनके नाम रखने का कारण एक संस्कृत का वर्ड है और जो रिलेट करता है सरस्वती जी के वाहन से, हमें मेरे को ध्यान में आता है जो पुष्पक विमान है। तो हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं या देखते हैं तो एक पुष्पक विमान के बारे में सुनते थे कि वो महीनों में हवा में रहता था। तो एक काफ़ी ये रिसर्च का सब्जेक्ट था। कुछ समय पहले मुझे पता चला कि भारत में नहीं, जर्मनी पे इस पे एक पुष्पक विमान पे रिसर्च हुई और उसमें जो कह सकते हैं कि जो फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता था, तो मर्क्यूरी को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ की रिसर्च बताती है, जो उन्होंने यहाँ पे हमारे संस्कृत के लिखे हुए जो कह सकते हैं ग्रंथ थे, उससे रिसर्च करके निकाला और उसको कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसा करते थे कि शायद वो उससे रिफ्यूल कर सकता था। दैट इज़ व्हाई वो पुष्पक विमान एक लंबे समय या महीनों कह सकते हैं हवा में रह सकता था। बट आई डोंट नो, वो एक मेरे को तो हमेशा इमेजिनरी लगा, लगता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब आज के आधुनिक समय में ऐसी रिसर्च हो रही है और निकल के आ रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत के प्राचीन कह सकते हैं कि जो ज्ञान का भंडार था, वो कह सकते हैं अनंत है। अगर उसको ठीक से अध्ययन किया जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और निश्चित रूप से विवेक जी जैसे लोग जब एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, बट फिर भी अपनी रूट्स के साथ जुड़ के कुछ ऐसा चयन करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके ध्यान में भी अवश्य होगा कि अपने भारत में विमान शास्त्र में भी बहुत कुछ लिखा गया है और उसको अगर हम डिकोड कर ले जाएँ, तो शायद हम कह सकते हैं सदी के कुछ नायाब इनोवेशंस हमको एरोस्पेस की फील्ड में देखने को मिलेंगे। तो मैं जानना चाहता था कि एक इंजीनियर और फिर एक इंजीनियर से सीईओ का सफ़र, वो कैसे तय किया आपने? हम बेसिकली एलएनटी में भी और उसके बाद की कम, एलएनटी में 12 साल था और 6 साल अन्य कंपनियों में था। 6 साल नहीं, 18 से 22 तक या 23 तक, 5 साल। तो लास्ट के आप समझ लीजिए 7-8 साल तो मैंने वी वर लीडिंग द हम कंपनी को लीड ही कर रहे थे, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ऑर्डर भी लाना, बिजनेस भी लाना, प्रोडक्ट बनाना भी, आरएनडी में भी सपोर्ट करना। तो ये एक नेचुरल ही था कि हम पुरानी कंपनियों में हम लोग ये काम कर ही रहे थे। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया सीईओ मैंने, ऐसा था कि वो कर रहे थे, हाँ अब यहाँ अपने लिए कर रहे हैं, वहाँ किसी और के लिए कर रहे थे। एक ओके। और मैं जस्ट ऐड करना चाहता था, मैं भूल गया था ये, कि ये कंपनी की जो शुरुआत हमारे हम और हमारे मित्र ने की थी। हमने हमारे मित्र जो विजय शंकर द्विवेदी हैं, यहीं के आईआईटी जी। कानपुर के पीएचडी एंड एमटेक हैं इन ओके। एरोस्पेस। घोष सर के और कामत सर के स्टूडेंट रहे। घोष ओके। सर इसके पहले एचओडी एरोस्पेस थे, कामत सर अभी है। तो विजय जी ने ही अपने पीएचडी के टाइम में ड्रोन बनाया था, और इसके पहले हम दोनों एक ही कंपनी में नोएडा में काम करते थे। ओके। तो वहाँ मुलाकात हुई थी। तो हमारा बेसिक स्पेशलिटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साइड में है, एवियोनिक्स जिसको बोलते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर बैठता है। एंड विजय जी की स्पेशलिटी स्ट्रक्चर्स में है, क्योंकि उन्होंने ओके। ऑलरेडी पीएचडी में ये ड्रोन बना के उड़ाया भी था, जिसकी मैं वीडियो भी आपको शेयर हुँ। कर दूंगा या दिखाऊंगा। तो वहाँ से तो हम जब 22 में हम लोग एक साथ जुड़े, तो हमने बेसिकली उनके पीएचडी प्रोजेक्ट था, तो हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि ये एक यूनिक सिस्टम था कि आपका इसमें फ्यूल लग नहीं रहा है, ये हुँ। सोलर से सोलर पावर्ड से है, पावर्ड है। सोलर और बैटरी है।
तो जो कि जो हमारे मैंने भारत की जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम थी डिफेंस की एंड सिविल की भी, कि हम कुछ ऐसा बनाए, तो इसको वहाँ से आइडिया 22 में स्टार्ट हुआ था। इसे हमने डीआरडीओ में भी लेके गए थे हम लोग। एक डीआरडीओ का चैलेंज था, डीआरडीओ डिफेंस इनोवेशन चैलेंज। वहाँ पे हम सक्सीड भी हुए थे। तो ओके। एक उसके बाद से हम दोनों को ही आइडिया, फिर हमने अक्टूबर में कंपनी रजिस्टर की एंड फॉर्मली हम अगस्त 24 में अक्टूबर 23 की बात है जब हमने कंपनी रजिस्टर की, एंड फॉर्मली अगस्त 24 में हम यहाँ आईआईटी में आए, ऑफिस ओके। सेटअप किया और अगस्त 24 से काम करने लगे। तो ये ब्रीफ बैकग्राउंड था आपको कि कंपनी स्टार्ट होने के यस, बाद। सो एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही। आई थिंक एक एल&टी के साथ काम करा या फिर आपने जो उसके आगे दूसरी कंपनीज के साथ काम करा, निश्चित रूप से हाईएस्ट पेइंग जॉब होगी, बहुत अच्छा वो पे भी करते होंगे। तो कुछ अगर आप बता सके कि ऑलमोस्ट अगर एनुअली में बात करूं तो क्या सैलरी रही होगी जब आपने जॉब छोड़ी इस कंपनी को बनाने के लिए, अगर कुछ आपको ध्यान में आए तो। नहीं नहीं बाई 23 में जब हम मेरे को लास्ट ऑफर अराउंड 70 lakhs पर एनम था, फिक्स्ड। 70 लाख पर एनम में क्यों इस बात को जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट कार्यक्रम इसके लिए ही है, हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए है कि जब विवेक जी ने अपनी जॉब को छोड़ा उस समय वो बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में थे। 70 लाख रुपीस पर एनम, और आई थिंक इंडिया में ही रहकर, मुझे लगता है अपनी जिंदगी को और आगे वाली पीढ़ियों को सेव करने के लिए बहुत है। बट वो 70 लाख का जो उस समय उन्होंने पैकेज छोड़ा और एक मराल एरोस्पेस को स्टार्ट करने का मन बनाया, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इन योर लाइफ। या मैं मानता हूँ आपको कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपने लंबे समय लीड करा, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा नॉलेज था, बट स्ट्रक्चर के लिए आपके पास विजय शंकर जी थे, नो डाउट। बट फिर भी रिस्क तो होता ही है एक स्टार्टअप को करने में। तो ये युवा पीढ़ी के लिए है कि बहुत सारे युवा, मुझे याद है कि मैं ऐसे अपने आईआईटी रुड़की के पहले डायरेक्टर है प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी, तो मैं एक बार उनके साथ में था, तो मैंने एक क्वेश्चन करा कि मैंने कहा कि सर, लगभग मुझे लगता है कि 70% स्टूडेंट्स आफ्टर बीटेक जॉब करना पसंद करते हैं, और अगर रिसर्च फील्ड में मैं बात करूं तो शायद 20-25% या उससे कम जाते हूँ। तो उन्होंने मुझको रोक कर कहा कि नहीं, 90% स्टूडेंट्स बीटेक के बाद जॉब करना पसंद करते हैं, और उनमें से वो भी है जो शायद एआईआर, अगर हम जेई का देखें तो टॉप 50 में रैंकर्स रहे होंगे। तो क्या अगर वो एक कंफर्ट लेवल को छोड़ के इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते क्या? तो ये बात मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद आज बहुत हाई पैकेजेस पे होंगे, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस होगा, बट मैं चाहूंगा कि अगर वो कंफर्ट जोन छोड़ के अगर भारत के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है विवेक जी। सो विवेक जी, एक और अगला जो मेरा क्वेश्चन था कि मराल एरोस्पेस किन प्रॉब्लम्स पर बेसिकली काम कर रहा है? हम बेसिकली हमने एक ये देखा है कि जो हम्म। ड्रोन्स है जो करेंटली इंडिया में या बाहर में भी जो बैटरी हम्म। बेस्ड है, आपका इनका जो फ्लाइट टाइम बहुत कम होता है, दो ओके। घंटा 2.5 घंटा, और जो रेंज भी होता है आपका मैक्सिमम 20-25 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो एक ये प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको लॉन्गर इंड्योरेंस एंड लॉन्गर रेंज वाले ड्रोन्स अवेलेबल नहीं जी। है। दूसरा, जो ग्राउंड सी लेवल से हाइट भी अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम जो ड्रोन्स है वो 4,000 4,500 मीटर तक ही जाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। हम्म। तो हमारा इंडिया ऐसा है कि जैसे अगर लेह लद्दाख चले जाएं, सियाचिन चले जाएं, तो आपको बहुत अच्छे ऑलरेडी। हाइट मिलेगा। जी। तो एक ऐसा ड्रोन जो कि राउंड द क्लॉक उड़े हम्म। और आपका एक अच्छा रेंज कवर करे, हम्म। तो ये हमारा बेसिक मोटो था जो नहीं है हमारे यहाँ पर बेसिकली, और लो कॉस्ट में हो। ओके। ऐसे हैं बट आपके जैसे आप वो इंजन बेस्ड हैं, वो 3,000 4,000 केजी के क्लास ऑफ हम्म। ड्रोन्स हैं, जहाँ पे 30 to 40 केजी के ऑल अप वेट में अगर हम 12 घंटा या 24 घंटे तक की फ्लाइट देते हैं और 150 किलोमीटर का रेंज देते हैं, मतलब इफेक्टिवली आपका 300 किलोमीटर का डायमीटर, तो वो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे इंड्योरेंस एंड हम्म। रेंज की इशू। और हमारी जो सीलिंग हाइट है वो भी आपकी अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल है, तो ओके। 6,000 मीटर तक की उड़ान भर सकते ओके। हैं। दो, हमने डिजाइन इसको 7,000 मीटर तक के लिए जाने के लिए किया है, बट इनिशियली हमने 6,000 ही फिक्स किया। ओके। जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हम 7,000 का भी हाइट टेस्ट करेंगे। तो ओके। ये है कि हम मेल कैटेगरी में, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्गर एंड्योरेंस के कैटेगरी में हम एक लो कॉस्ट ड्रोन देने की
चेष्टा कर रहे हैं, और ट्राई शायद कर यही बात है जो अदर कॉमर्शियल ड्रोन से आपको अलग करती है, हाँ। जो मुझे समझ में आता है। ओके, निश्चित रूप से। ठीक है, तो एक आपने बताया कि सी लेवल से अराउंड 6000 मीटर पे ये जाता है, और आपने कहा अराउंड द क्लॉक मीन्स अगर उसको चाहें तो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक हम लोग हवा में रख सकते हैं। एक और मैंने आपका जो थोड़ा सा रिसर्च जब आपके प्रोडक्ट्स में मैं कर रहा था, तो एक स्यूडो सैटेलाइट, तो सैटेलाइट तो सुना है, बट ये स्यूडो सैटेलाइट क्या है और इसका कैसे यूज करा जा सकता है? और ये मुझे लगता है कुछ यूनिक है जो आपका काम है, क्योंकि ड्रोन्स के अलग अलग सेगमेंट ऑलरेडी हैं, सोलर पे भी लोग काम कर रहे हैं, पर ये स्यूडो सैटेलाइट है। ये आपका बहुत यूनिक वर्क मुझे अभी तक लगा, पता नहीं मुझे दुनिया में शायद कुछ लोग काम करते होंगे, तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छा, बताएं। इसको उत्तर देने के पहले मैं अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताता हूँ कि जी। हम बना क्या रहे हैं। तो हमने अभी तक जो पहला प्रोडक्ट बनाया है वो आपका 12 मीटर विंग स्पैन का और ओके। 4 मीटर लंबा ड्रोन है। आपका ये क्या, इसकी जो इंड्योरेंस है 12 घंटे है। तो ओके। 12 घंटे तक हवा में रहती है और आपका 6 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक क्रॉस कर सकती है। अब जैसे इसमें बैटरी भी है, तो जैसे ये नहीं कि नाइट, अब सोलर पावर्ड है तो नाइट में चलेगा कि नहीं, तो बैटरी इसकी 4 घंटे तक सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट नाइट करते हैं। इसकी मिनिमम एंड्योरेंस 4 घंटे कभी भी रहेगी। तो आपका और जो ये इसमें जो सोलर सेल्स लगे हुए हैं वो बैटरी को चार्ज करते रहते हैं। तो जब हवा में ही ड्यूरिंग द फ्लाइट ओनली ये की बैटरी चार्ज होती रहती है, इस तरह आपको 12 घंटा मिलता है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जो हमने बना लिया। एक और प्रोडक्ट जिसकी हमें इंडियन आर्म फोर्सेस से ही रिक्वायरमेंट आई है, जिसपे हमने प्रीलिमिनरी डिजाइन कर लिया है, वो 24 घंटे की और थोड़ा सा छोटा विंग स्पैन है। जैसे 12 मीटर विंग स्पैन बहुत बड़ा हो गया, तो उनका रिक्वायरमेंट था कि समथिंग आप एक 10 केजी का पेलोड, मैं पेलोड नहीं बताऊंगा थोड़ा सा, बट 10 केजी का पेलोड के संग, 10 केजी के वेट के संग एक अच्छा और 24 घंटे की इंड्योरेंस की ड्रोन। तो एक और हम सोलर सेल प्लस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ड्रोन बना रहे हैं जो ओके। 5 मीटर विंग स्पैन है, 3 मीटर लंबा है और ये 10 केजी तक के वेट को कैरी कर सकती है। बाकी स्पेसिफिकेशन सेम है, 6 किलोमीटर तक जाएगी। तो वो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जो अभी हम चालू करेंगे। तो ओके। उसकी फंडिंग हमें थोड़ा बहुत हम मैंने मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 1-2 महीने में दूसरा प्रोडक्ट बनाना चालू बनाना। करेंगे। और तीसरा जो आपने बोला है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट हैप्स बोलते हैं इसकी। सर हमने जो आपको बोला था ना, हम डीआरडीओ में गए थे 23 में, तो इसी प्रोडक्ट को लेके गए थे। हमारा ओके। पहला एम ही था हैप्स बनाना। हैप्स एक लो कॉस्ट रिप्लेसमेंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। ओके। जैसे ये भी एक सोलर ड्रोन ही है हम्म। जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है। ओके। तो हमने जो भी डिजाइन बनाया है या जिस पे हम काम कर रहे हैं, बेसिक ये थोड़ी सी हायर फंडिंग वाली है, तो हमने बेसिक डिजाइन तो कर लिया है, बट एक बार हम रेवेन्यू जनरेट करना चालू करें या एयरफोर्स ऑर्डर दे तब हम बनाएंगे। बट हम्म। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये जो ड्रोन है एक सोलर प्लेन है जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में 18 से 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में उड़ेगी ओके। और वहाँ पे 90 डेज रहेगी और वो सेम पेलोड जो आपका 90 डेज तक कंटिन्यूस उड़ेगी। और ये प्योरली सोलर पावर्ड है, इसमें कोई भी फ्यूल नहीं है, बैटरी रहेगा और सोलर पावर्ड है। और 90 डेज में एंड इट विल कैरी द सेम पेलोड विच इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैरी। मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ हाँ। सरफेस फ्लाई कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो जो 36,000 किलोमीटर से सपोज एक और सेम पेलोड है, मैंने जो इमेज आप ले रहे हैं और उसको 30 किलोमीटर से लीजिएगा तो कितनी क्लैरिटी रहेगी। क्लैरिटी आएगी। तो एक डिफेंस के और इसमें मैं एक जस्ट ईओ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड की बात बता रहा हूँ, हम्म। बट इसमें जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर के पेलोड रहेंगे, हम्म। काउंटर मेजर्स के पेलोड्स रहेंगे, आपके टेलीकम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन इज समथिंग हम्म। बिटवीन सैटेलाइट एंड द ग्राउंड यस। अर्थ। तो आपके ये मैंने प्योरली डिफेंस एंड सिविल के लिए एक वरदान होगा। और वरदान हम होगा। हम इसमें अक्टूबर 23 में एयरफोर्स का एक क्वेश्चन आया था जिसका हमने रिप्लाई किया था। तो ऑलरेडी हम काफ़ी डीपली इसमें काम करते हैं। जैसे ही एयरफोर्स शॉर्टलिस्ट करती है, जिन कंपनियों को ऑर्डर देती है, तो अगर हम भी हुए तो हम इस पे हमने ऑलरेडी इस पे काफ़ी वर्कआउट करके रखा है। ओके। इसमें एक मेन चैलेंज क्या रहता है कि जैसे आपका 18 टू 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में एयर डेंसिटी बहुत कम है, एयर है ही नहीं स्ट्रेटोस्फेयर, हम्म। ट्रोपोस्फेयर में आपका। और दूसरा सर टेम्परेचर बहुत ये रहता है आपका, समझिए कि -45 टू
-30 या -55 तक जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को उस माइन आपका कोई भी टेम्परेचर पे में चलाना। काम नहीं करता है। तो इसकी डिज़ाइन वेरी क्रिटिकल है। हमने इसका पूरा स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज़ पूरा टेक केयर किया है। ओके। इसीलिए हमने जो पहला ड्रोन बनाया है, हमने ये नहीं सोच के बनाया कि ये 12 घंटा, हमने इसको स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेसिफिकेशन पे ही बनाया है। तो हमारा इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इज़ डिज़ाइन्ड एज़ पर जैसे वो कि वहाँ भी ऑपरेट कर सके। तो हमारा ये पहला सीढ़ी है, जो कि एक प्रोडक्ट बन गया, कस्टमर भी लेना चाहते हैं, बट हमारी सीढ़ी है ऐप्स बनाने की तरफ। ओके। ये और 90 डेज का इंड्योरेंस का जैसे इसका बड़ा एक यूनिक फीचर है इस ड्रोन में। बेसिकली सन जब आपकी मॉर्निंग के टाइम में जब सन का मिनिमम इंटेंसिटी होता है तो 18 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे रहता है। जैसे जैसे सन की इंटेंसिटी बढ़ती है ये क्लाइम करता है, पीक सन पावर पे 30 किलोमीटर पे रहता है। ये एक ग्लाइडर है, एक बड़ा 30 मीटर का, अगर 30 ग्लाइडर। 35 मीटर का विंग स्पैन हो तो बहुत बहुत अच्छा, कोई भी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या ड्रोन बहुत अच्छा ग्लाइड करता है। तो ये जब सन की इंटेंसिटी कम होती है तो धीरे 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 करके ये आपका ग्लाइड करके 18 पे आ जाता है। ओके। फिर सन की इंटेंसिटी जब तेज फिर होती है, ऊपर। दिन आता है तो फिर ये ऊपर जाता है। इस तरह करके ये अब जैसे वो जब आपका जब हाइट लूज करता है तो मिनिमम पावर यूज करता है, सिर्फ ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहता है, प्रोपल्सन उतना पावर यूज नहीं करता है। ओके। क्लाइंबिंग के समय पावर यूज करता है तो उस समय सन रहता है। हम्म, तो ये इस प्रिंसिपल पे 90 डेज का आपका एंड्योरेंस देता है। इसका देता है। Yeah. सो कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी का यूज है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को जुटाने का भी एक अच्छा साधन हो सकता है। इवन हमारे सिक्योरिटी के पर्पजेस से भी ये एक अच्छा हो सकता है कि अगर कभी एक तरीके जैसे आपने बताया इमेजेस लेना हो, फोटोग्राफ्स लेना हो अपने इंडिया में अलग अलग ज्योग्राफी पे, या कहीं सिक्योरिटी को खतरा है भारत की, तो वहां से भी इसका अच्छा प्रयोग करा जा सकता है। तो जो आने वाला जो समय में जो ये प्रोडक्ट है जिसपे अभी उनका काम चल रहा है, तो मुझे लगता है ये एक नया रिवॉल्यूशन होगा। मैं चाहूंगा अगर उसके साथ में कुछ विजुअल्स हमको देखने को मिल जाए, जो आज जिन मैं प्रोडक्ट्स के आपको बारे में आप बताएं। ये हाँ। आपका ये बेसिकली जो हमारा पहला ड्रोन है जिसको हम लोगों ने, विजय जी ने अपने पीएचडी के टाइम पे बनाया था। तो ओके। इसकी यहीं आईआईटी कानपुर में ही टेस्टिंग हुई टेस्टिंग थी। हुई थी। ये आपका अभी वाला जो ड्रोन है जिसकी हमने कुछ फ्लाई इसकी ये वीडियोज ये रिलीज, नए वाला है। जो 30 मीटर का हाँ जो आपने बताया हाँ हाँ, स्पैन है, नए वाले हैं। विंग इसके हम विंग अभी स्पैन। विजुअल ओके। ज़्यादा रिलीज नहीं कर रहे हैं कि वी हम्म। आर अवेटिंग। जैसे इसका कुछ हॉप टेस्टिंग हुआ था कि हम्म। स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, तो आपने देखा। तो इसका काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। आपका जो अगर हैप्स देखिएगा तो ये वाला है जो आपने जो हमने बताया, तो ये भी एक सोलर यूएवी रहेगा जो अर्थ ओके। से सो 30 के। पेलोड 15 kg हाँ है, फ्लाइट टाइम 90 है। हम्म, एंड देन आपने जैसा कि बताया कि जो सबसे मैक्सिमम हाइट कवर करेगा 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में पीक पे होगा पीक सन, पे। एंड देन इसके बाद 18 किलोमीटर तक वापस ये डाउन अप होगा। एंड डाउन चलता ओके। है। एंड बाकी और वो ये ऑर्बिटिंग ये करता दूसरा रहेगा। वाला है जो ये दूसरा प्रोडक्ट है जो हम बनाने जा रहे ओके। हैं। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूल सेल। सेल प्लस सोलर सेल, इसमें 10 केजी तक की पेलोड रहेगी और ये 24 घंटे तक उड़ सकता है, सेम 150। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो बेसिक हम बता ओके। रहे हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा ये वैसे तो फन की बात भी हो जाएगी। हम्म तो क्या ऐसा भी हो सकता है कभी कि मराल के ये जो ड्रोन्स हैं, कभी जोमेटो इसकी जोमेटो से पिज्जा डिलीवरी में भी दिखाई पड़े? क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या कभी? नहीं, ये थोड़ा सा ये मैंने ये लॉन्गर रेंज है, ये फिक्स्ड विंग ओके। ड्रोन है तो पिज्जा डिलीवरी। दैट इज ये वाई। आप ओके। देख सकते हैं कि ये फिक्स्ड विंग है तो आपका एक सेकेंड, ये फिक्स्ड विंग है तो फिक्स्ड विंग को इस तरह यूज नहीं कर नहीं सकते, कर क्वाड सकते। कॉप्टर्स यूज कर ओके। पेलोड ड्रॉप कर सकते हैं बट एग्जैक्टली ये क्वाड कॉप्टर्स मैंने इन इन तरह के डिलीवरी के लिए दूसरे टाइप के ड्रोन होते हैं जो क्वाड कॉप्टर्स होते हैं जो एक यस जगह पे यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये एक थोड़ा कुछ, एयरक्राफ्ट है तो लेकिन एयरक्राफ्ट। अगर जब ये आप बना सकते हैं तो क्वाडकॉप्टर वो तो बनाना बहुत आपके लिए सिंपल, बड़ी बात हाँ नहीं वो तो है, आप सिंपल है, बना ये सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ विशेष देशों की बात करते हैं कि वो क्वाडकॉप्टर कॉप्टर से वहाँ डिलीवरी हो रही है या ड्रोन डिलीवरी हो रही है। आने वाले समय में हमारे यहाँ भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं, अगर उनको ठीक ठीक सपोर्ट गवर्नमेंट का मिले। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन भी है कि जो मेक इन इंडिया है, हम्म, उससे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? उससे आपको लगता है जैसे मेक इन इंडिया से डिफेंस सेक्टर में कुछ विशेष सुविधाएं, जैसे मेरे मिलने जब वाले जो बताते हैं बहुत सारे लोग कि मेक इन इंडिया में खासकर डिफेंस सेक्टर में जो काम कंपनीज कर रही हैं उनके लिए कुछ ऐसा विशेष सुविधाएं भी हैं, और गवर्नमेंट का कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक तरह से लीनियंसी रहती है उनके प्रति। ऐसा आपके साथ भी है क्या? हाँ हमें मैंने वी आर वेरी थैंकफुल टू आईआईटी कानपुर एंड हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी सरकार का भी, कि इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है कि हम्म। आज तक की जर्नी में। जैसे आईआईटी हम्म। कानपुर ने ही हमें फंड दिया है, ये हमें फंडिंग की है अगस्त
24 में वो किया आई था। थिंक ये आपने हाँ, वो लगाया भी लगा हुआ दिया, है। हाँ। ये तो आप हाँ, पे आप विजुअल्स ले भी सकते हैं बाद में। ओके। और हम्म। जैसे हम स्टार्टअप के कारण जो हमें दर्जा है, इसके कारण हमें डिफेंस में काफ़ी अच्छा आपका एग्जेम्पशंस मिलते हैं। हम्म। और ये मिलिट्री एंड सिविल साइड दोनों ही काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। एचपीसीएल भी, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हम्म। हमें अपने स्टार्टअप इनिशिएटिव में शॉर्टलिस्ट किया है, तो हम एक विनर हैं और वो भी हमें फंड दे रहे हैं, दे रहे प्लस उनका पाइपलाइन इंस्पेक्शन का भी काम करेंगे। हैं। तो बेसिकली ये तो गवर्नमेंट का बहुत सा मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है कि इम्पैक्ट रहा हाँ, एंड हमारी प्योरली मेक इन इंडिया ही प्रोडक्ट है, कि हमारी खुद की आर&डी है। तो सारा। आईपी हमारा है, इंटेलेक्चुअल ओके। प्रॉपर्टी हमारा है। हम जो बाकी रिक्वायर्ड है 50% या 60% इंडिजीनियस कंटेंट, उससे ज़्यादा इंडिजीनियस माने इंडियन कंटेंट है ओके। हमारे प्रोडक्ट में। तो हम वी आर हैप्पी कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है सरकार से। एग्जैक्टली एंड नो डाउट कि आप सब जानते हैं इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डाइवर्स हैं। हम्म, एक तरफ थार का मरुस्थल है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर है, एंड देन लद्दाख की बात करें तो माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस तक हम्म, टेम्परेचर। तो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान रखते हुए डिजाइन निश्चित रूप से आपके भी ड्रोन्स करे जा रहे होंगे। तो उसकी टेस्टिंग ऐसी कंडीशंस में भी आप करते होंगे, तो निश्चित रूप से किया ही होगा मेरे ख्याल से हाँ आपने। करते हैं। जी। हमारी जो हमने जो डिजाइन किया है, आपका हम्म। -20 से +55 डिग्री टेम्परेचर के लिए हम्म। ये ऑपरेशनल रहेगी। हम्म। तो इसकी टेस्टिंग भी हम काफ़ी थैंकफुल हैं आईआईटी कानपुर के। जस्ट हमारे ऑफिस के बाहर ही टेस्टिंग फैसिलिटी बनी हुई ओके। है, यहीं पे सामने में। तो ओके। वहाँ पे हमारे ये जैसे आपका थर्मल चेंबर है, ह्यूमिडिटी चेंबर है, ओके। मतलब बेसिकली ईएसएस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस स्क्रीनिंग के सारे चेंबर्स यहीं पे अवेलेबल है। ओके। सिर्फ आपका वाइब्रेशन बाहर करना पड़ता है। और यहाँ हमारे पास EMI/EMC लैब भी है, तो वो ओके। मिल 461 जो कि EMI/EMC के रिलेटेड भी, क्यूटी के भी रिलेटेड सारे टेस्ट। तो हमारे मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है, वो स्पेस ग्रेड या आपके मिल ग्रेड कंपोनेंट्स हैं, और इनकी टेस्टिंग यहाँ पे हम कर। हमारा ड्रोन बड़ा है, पूरा ड्रोन तो चैम्बर में जाता नहीं है, और वो कार्बन हम्म। पर, बट हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजर डिजाइन की जो सब कंपोनेंट हैं, असेंबलीज हैं, उनका हम टेस्टिंग करते हैं एज ओके। पर मिल सर्टिफिकेशन। सो एक और बात है कि भारतीय सेना के साथ काम करना, तो उनके बड़े कड़े मानक हैं, उस पर खरा उतरना वो आपके लिए कैसे चुनौती रहती है? अगर भारतीय सेना की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, अगर उनके लिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने का अनुभव आपका कैसा है? हाँ, दे हम लोगों ने काफ़ी अपने 19 साल के जर्नी में आर्मी एयरफोर्स के लिए ही काम किया, नेवी के लिए। तो उनके मैंने बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स तो हैं, हम्म। हमने हम लोगों को एक्सपीरियंस है वो डिजाइन करने का। हाँ, बट उनका रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज हम्म। आपको हर तरह के ट्रेन में, हर तरह के कंडीशन में उस प्रोडक्ट को फंक्शन करना होता है। तो ये जो डिजाइन मैंने वैसे, अगर आप देखिएगा सिविलियन साइड में, हम्म। डिजाइन फॉर आपका फंक्शन होता है, कि हम्म। अगर वो काम कर रहा है तो दैट इज ए गुड डिजाइन। आपका डिफेंस के लिए डिजाइन फॉर क्वालिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे क्वालिफाई मैंने उसको काम तो करना ही है, बट इट हैज़ टू क्वालिफाई आल्सो एज पर ओके। द मिलते। तो वो उसका अच्छा, मैंने हम हमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, शुरू से काम करते हैं, हमें मज़ा भी आता है कि उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, जो उनके ऑपरेशनल सिनारियोज को कैसे कैटर करें। तो डिस्कशंस काफ़ी अच्छे, काफ़ी इनपुट्स आते हैं उनकी तरफ से, और वो सब हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट में इनकलकेट करें। ओके। साथ में जो ये जो प्रेजेंट कंडीशंस आपको दिख रही हैं वर्ल्ड की, जो अलग हम्म, अलग आप देख रहे हैं कि बहुत टेंस माहौल है। हम्म, अगर आप देखें ड्रोन का एक बहुत दायरा बढ़ता जा रहा है। अगर वार के स्ट्रक्चर में जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज के बीच में है, हम्म। एंड एआई जो दूसरा है। तो क्या आपको लगता है ड्रोन और एआई आने वाले समय में जब दो कंट्रीज के बीच में युद्ध होगा, तो उसमें एक कह सकते हैं कि एक विशेष या वेपन के रूप में निकल के आएगा? उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो ऑलरेडी आ ही गया है, तो आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा ही होगा, तो जी। ड्रोन्स, या अजरबैजान आर्मेनिया का जो युद्ध हुआ था। तो अब तो मॉडर्न वॉरफेयर टोटली ड्रोन वॉरफेयर ही हो गया है, जहाँ पे एक बहुत ही सस्ता सा ड्रोन आपके एक टैंक को उड़ा देता है। आप जी। अगर समझिए कि एक 10 मैंने 50, जो एक सिंपल सा कोई टर्म ले लीजिए, 10-20 लाख का ड्रोन जाके करोड़ों का, बस 50-100 टैंकर खराब करोड़ कर का टैंक सकता है। को उड़ा देता है। तो अभी तो मॉडर्न वॉरफेयर विल बी में ड्रोन्स का काफ़ी यूज होगा। ओके। सो मुझे क्या ऐसा मैं मान के चलूँ कि आने वाले समय में भारत को ऐसी टेक्निक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या मराल इस फील्ड में भी
आगे बढ़ के काम करेगा अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है कि वो वेपन के रूप में भी अगर आवश्यकता पड़े तो वो भी बनाया जा सकता है, हाँ, निश्चित रूप से। उस पे काम कर रहे हैं हम लोग, ऐसा जी। है। सो मुझे लगता है कि आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता होगा, हाँ। निश्चित रूप से आपका जो काम है, तो उसके लिए आप कैसे फंड्स और रिसोर्सेज को कैसे आपने मैनेज किया? और अगर फिर इसके बाद इंडिया से निकल के ग्लोबल मार्केट में आप जाना चाहते हैं, हम्म। तो उसके लिए क्या आपकी कुछ स्ट्रेटजी या प्लानिंग अगर शेयर करना चाहें? फंड्स तो जैसे हमारा आपने देखा, अगर हम आपको एक ऑफिस का टूर भी कराएंगे, जी। उसमें देखिएगा कि हमारा कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, कि ओके। कैपिटल तो डालना ही, हम ये नहीं हुँ, कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे जहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के मैं काम, तो ये हुँ, इट्स नीड्स मैन पावर, इट हुँ, नीड्स हार्डवेयर ऑन द ग्राउंड, क्योंकि फिजिकल चीज़ बनाना। हुँ, तो इन जब हमने कंपनी खोली थी तो हमारे एक को फाउंडर ने, हम 4 को फाउंडर हैं, तो हमारे एक को फाउंडर विंग कमांडर आर के शर्मा ने हमें इनिशियली फंड दिया था, अराउंड 4-5 ईयर, अराउंड 5 ईयर। तो उससे हमने कंपनी हुँ, चालू की। उसके बाद आईआईटी ने हमारी जर्नी में सपोर्ट किया है 2 करोड़ का। और हुँ, बहुत सारे जैसे हमने काफ़ी सारे ग्रांट्स भी जीते हैं, तो ग्रांट्स का सपोर्ट आता है। स्टार्ट इन यूपी का सपोर्ट है, स्टार्ट इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट मिला है हमें। और काफ़ी सारे थैंकफुली ड्यू टू आईआईटी हमें काफ़ी वीसीज ने शॉर्टलिस्ट किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड ने। और बहुत सारे आपके डिस्कशन चल रहे हैं हमारे फंड रेजिंग पे, ओके, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अभी हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट बन गई है। फ्लाइट टेस्टिंग अभी इसी महीने के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम तक जाएगी। ओके, तो वो फ्लाइट टेस्टिंग आपका हो जाए तो उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाना, एक अभी तो हमारा एक ही लाइन है। तो जैसे एक वो मैंने मिनिमम, क्योंकि एक स्टार्टअप बहुत कुछ सारी फैसिलिटीज बना नहीं सकती, तो भी हमको फंड की तो ज़रूरत है, बट थैंकफुली ड्यू टू आईआईटी कानपुर एंड एसआईआईसी पार्टिकुलरली हमें काफ़ी वीसीज ने सपोर्ट, मतलब हमें शॉर्टलिस्ट किया है, और वो हमारे डिफरेंट डिस्कशन चल रहे हैं फंडिंग का। सो मैं कह सकता हूँ मराल का फ्यूचर ब्राइट है और अगले 5 से 10 वर्षों में आप एक लेवल पे देखते हैं मराल को। एक और मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठता है क्योंकि बेसिकली मैं स्कूल एजुकेशन में मैंने बहुत काम किया और कर भी रहा हूँ। मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एज उनके लिए बैरियर नहीं है, 13, 14, 15, 17। रिसेंटली मैं महाराष्ट्र के ककोला जिले से एक बच्चा मिला जो ड्रोन्स बनाने पे काम करता है, जो सारी चीज़ें हैं। या मुझे मालूम है गोरखपुर की तरफ कुछ लोग मेरे बच्चे ऐसे कनेक्टेड हुए जो इस पे ड्रोन्स पे काम करते हैं। क्या जो मराल एरोस्पेस है, ऐसे इनोवेटर्स जिन्होंने वाकई मतलब सिंसियर वर्क किया है, तो क्या कभी मराल एरोस्पेस उनको भी जोड़ने के लिए क्या कभी कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है क्या? क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारी डायमेंशंस इनफाइनाइट है। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद ऐसे इनोवेटर्स जो है, आज तो देखते हैं 13 साल की उम्र में भी अपने स्टार्टअप चल रहे हैं, बट भारत के ग्रामीण परिवेश में से बहुत सारे बच्चे हैं, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और खास करके जो ड्रोन रिवॉल्यूशन आया है उसमें मैं विशेष करके बात करूं, तो ये मेरा रिक्वेस्ट भी मराल के लिए रहेगा और शायद मराल कभी टीम के साथ बैठेंगे तो सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्या एक प्रोग्राम आपको भी चलाना चाहिए जिसमें कुछ डिसेंट वर्क करने वाले लोगों को भी आप अपने साथ जोड़ सकें। ये तो हम चाहते हैं, बहुत सारे इंटर्न्स जो अच्छे अच्छे, जैसे हमने बहुत हुँ, सारे इंटर्न्स लिए जी। ऑल ओवर इंडिया से, जो हुँ, जैसे कुछ एनआईटी दिल्ली से आए थे, कुछ हुँ, चेन्नई से आए थे, कुछ हुँ, आईआईटी के ही हैं। तो हम इनकरेज करते हैं जिनके, क्योंकि अभी हमें स्टार्टअप है, हम बहुत दूर जाकर, मैंने बेसिकली हम बहुत ज़्यादा आपका ये समझिए कि फंड को वेस्ट नहीं कर सकते, हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, बट पैरेलली इन हाउस, जैसे अभी भी हमारे यहाँ 2 इंटर्न है, तो बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं जिन्होंने, हुँ, जिनका हम देखते हैं अगर कुछ करना चाहें तो उनको हमारे ऑफिस में, मैंने मराल एरोस्पेस के आईआईटी कानपुर के ऑफिस में पूरी मेंटरिंग दी जाती है। ओके, बट अगर कुछ प्रोग्राम लॉन्च करना है तो उसके लिए हमें उस स्केल पे पहुंचना होगा जहाँ सोचना पे होगा आगे हमें जाके। अपना रेवेन्यू जनरेट करके जैसे हुँ, सीएसआर फंड के रूप में दे, बट वो स्टेज में भी हमें, मुझे लगता है कि 2 साल या 1 साल और लगेगा। लगेगा बट समय, डेफिनेटली करेंगे सर, आप। हाँ, ओके, डेफिनेटली सर, अभी भी हम मेंटर करते हैं, किसी को चाहिए तो 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना अगर कोई हमारे साथ आके काम करना चाहता है तो तो कर वी आर सकता है। फ्री टू, वी वेलकम। मैंने मिस किया था, तो हमने एक कंट्रोल सरफेस डिजाइन किया है जिसका नाम दिया ऑक्सीरॉन। ओके, उसका काम, जैसे सन का रेज अगर आप देखेंगे तो हमेशा टिल्टेड ही आता है, 12 बजे के समय में आपका डायरेक्ट आता है। तो जब सन का, अगर आपका जैसे सोलर सेल्स जब फ्लाई करते हैं, सन अगर थोड़ा, मैंने हमारा एयरक्राफ्ट थोड़ा टिल्टेड रहे
थोड़ा टेढ़ा रहे तो सन का डायरेक्ट इंटेंसिटी आता है। तो बट टेढ़ा अगर कोई भी प्लेन चलता है तो उसका क्या होता है, ये टिल्ट कंडीशन में तो उसमें ड्रैग प्रोड्यूस होता है। तो हमने ओके। एक कंट्रोल सरफेस ऐड किया है बेली में जो उस ड्रैग को रिड्यूस करता है। तो ओके, वो एक इनोवेशन ये है। यही चीज निकल हाँ के आया क्योंकि ये हाँ मेरे क्वेश्चन में नहीं था इसलिए ये हाँ मैंने आपसे कहा कि कुछ छूट रहा है हाँ तो वो आप जरूर क्वेश्चन रखिए। हाँ। ओके, सो क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे युवा और ऐसे स्टार्टअप्स जो वाकई एरोस्पेस की फील्ड में या रोबोटिक्स की फील्ड में अपना काम शुरू कर रहे हैं? हम्म। आपका कुछ गाइडेंस और आपका कुछ एक्सपीरियंस अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो जैसे देश में हमारे काफ़ी सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। हम्म। जो भी युवा इंटरेस्टेड हैं या ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे उनको गाइड किया जा सकता है कि हम्म। फंडिंग कैसे रेज करनी है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है। हाँ, अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो भी काफ़ी अवेलेबल है। तो युवाओं को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कुछ करना है, सीरियस हैं, तो जैसे SIIC है या फिर हम जैसी कंपनियों को टच बेस करें, हम हम्म। गाइड कर सकते हैं। बट ओके, इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा गाइडेंस। और बिल्कुल, ऑलमोस्ट हमारे कंट्री के हर हर सिटी में ही अब कोई हो ना गया कोई है। बिल्कुल। इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे हम, वो तो मेरा आपसे ही रिक्वेस्ट होगा कि आप एक अच्छा सा, जैसे आप तो हमेशा अच्छी अच्छी कंपनियों में जा ही रहे हैं, जी जी तो जी, हम बिल्कुल। लोगों का एक ग्रुप बना के अगर इन बच्चों को हम बिल्कुल। गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, सो परफेक्ट। एक आपसे अच्छा आंसर मिला इसके लिए मुझे। अ, मुझे लगता है डिफेंस टेक में आने के लिए केवल कोडिंग काफ़ी नहीं है। एक कह सकते हैं हार्डवेयर और उसके अलग अलग एक्सपर्ट्स, हर चीज़ के कोडिंग के अलग एक्सपर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग एक्सपर्ट्स, डिजाइन के अलग एक्सपर्ट्स हैं। उन सबको साथ में लेने के लिए मराल जैसे एरोस्पेस जैसे कंपनियों के साथ जुड़ना या इंक्यूबेशन सेंटर में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका कोई पसंदीदा एयरक्राफ्ट या ड्रोन है जिसका नाम बताना चाहेंगे, जिसने शायद इंस्पायर किया हो आपको कभी हम्म। इस फील्ड में लाने के नहीं, लिए जैसे? हमारा पसंदीदा एयरक्राफ्ट जो हम लोगों ने DRDO के संग मिलके TOT लिया था और हम्म। बनाया था, वो एडवांस पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, जो कि ADE का प्रोडक्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का। ओके। और दूसरा रुस्तम है, कि रुस्तम के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। और एक, ओके, हाँ रुस्तम, हाँ ये तो हाँ, काफ़ी सुना हुआ है, बिल्कुल। और LCA भी दिल से हम्म। काफ़ी जुड़ा हुआ है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसके कुछ LRU के डिज़ाइन जब हम LNT में थे तो हमने बनाया। ओके, सो एक ऐसी तकनीक जो आने वाले समय में दुनिया बदल रही है, यही है एक्सेप्ट एआई, क्योंकि एआई कॉमन हो गया है। लॉय। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है जो कोई जो एक अलग डिफ रिवॉल्यूशन भी चल रहा है साथ में? हाँ, डिफेंस में जैसे हम्म। जितने लॉयटरिंग म्यूनिशंस जितने अच्छे होंगे, हम्म। वो वार वार माने आपका ईड, एक तो है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हम्म। और लॉयटरिंग म्यूनिशंस, ये दो चीज़ हैं जिसमें जितना एडवांसमेंट आएगी वो कंट्री उतना ही स्ट्रांग रहेगी। तो बड़ा टेक्निकल काम है आपका, और कह सकते हैं कि हर समय दिमाग चलता ही रहता है। ऐसे में रिचार्ज कैसे करते हैं आप अपने आप को? काम से ही रिचार्ज हो जाता कब है। से? अब ये जैसे IIT कानपुर का इतना अच्छा इकोसिस्टम है, हम तो कैंपस में ही रहते हैं, तो हम्म। इट्स ऑलवेज बजिंग विथ आइडियाज एंड ऑल। हम्म। तो बेसिकली इंटरेक्टिंग विथ यंग माइंड्स, जहाँ के BTech MTech हैं, या फिर आपका ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका कभी भी ये होगा कि ओवरवर्कड हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा इकोसिस्टम है, अगर कोई आए एक्सप्लोर करे तो रिचार्ज आपका ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाता है कि आप अच्छे अच्छे मैंने इंडिया के क्या विश्व के बेस्ट ब्रेन्स के संग बैठ के डिस्कस कर रहे हो कुछ यूनिक। एंड हमेशा हर किसी के मैंने यहीं पे, मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, कम से कम आपके 200-300 लोग आए होंगे विद वेरी गुड आइडियाज। सो हम भी उनके संग डिस्कस करते, कुछ हेल्प करते, तो इस तरह मुझे नहीं लगता है कि रिचार्ज करने के लिए कुछ ऐसा, ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पे आप ऑलरेडी रिचार्ज रहते हैं। एंड आपको नई नई आइडियाज सुनने को मिलती हैं, काम करने को मिलती है, तो वो दो ऑप्शन आपके पास हो। एक ऑप्शन है कि भारत में सीमित संसाधनों के बीच काम करना है, और दूसरा ऑप्शन है कि एक बड़ा ऑफर आपके सामने हो। क्या क्या चुनेंगे? भारत में ही काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा आंसर दिया है विवेक जी ने। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था उनके लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है भारत में काम करना चुनौती है, यहाँ पर शोध करना चुनौती है, बहुत भ्रष्टाचार है, काम करने के लिए कोई सहयोग नहीं। लेकिन विवेक जी जैसे लोग उदाहरण बनते हैं और सभी ऑड्स को वो पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी घटना के साथ में इस पॉडकास्ट प्रोग्राम को मैं खत्म करूंगा। मैंने बहुत अच्छा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब पढ़ रहा था मैं, तो चूंकि विवेक जी भी बंगाल की धरती से आते हो, निश्चित रूप से बंगाल की धरती धन्य है, जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिए, जिसने बंकिम चंद्र चटर्जी भी दिए, जिन्होंने जगदीश चंद्र बोस को भी दिया, जिसने सत्येंद्र नाथ बोस को भी दिया,
और मेघनाथ साहा जैसे लोग भी हुए, और ऐसे ही में विवेक जी भी वहाँ से आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी बंगाल की धरती से आते हैं, और एक बार वो सफ़र कर रहे थे शिप में लंदन के लिए, तो उनको ऐसा बगल में कोई सूट बूट में बैठा हुआ व्यक्ति दिखा। तो जिज्ञासावश, चूंकि वो तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और धर्म का प्रचार प्रसार करना ऐसा उनका स्वभाव में ही शामिल था, तो उन्होंने पूछा उन सूट बूट वाले व्यक्ति से, या उनका परिचय पूछा। तो जमशेद जी टाटा ऐसा परिचय निकल के आया। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारा कुछ स्टील को लेके काम है, उसके लिए कुछ मशीन्स वगैरह लेने की बातचीत करने जा रहे थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में ही ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाए? क्योंकि आप पहले अभी बाहर से मशीनें लाएंगे, फिर मशीन के बाद में आप उसके कारीगरों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वहां से बाहर से वो भी लाएंगे, कभी खराब हो जाएगी तो फिर आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये बात जमशेद जी टाटा के मन में शायद कहीं ना कहीं घर कर गई, और कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जो कि आज बेंगलोर में ये इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं जमशेद जी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी का एक सोच, एक विचार, जो कि उनके बीच में जो पत्राचार हुआ है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, बीज रोपित हुआ। कालांतर में ना जमशेद जी टाटा रहे, ना स्वामी विवेकानंद जी रहे, और भगिनी निवेदिता और टाटा जी के परिवार के लोगों ने मिल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर की स्थापना की, जो भारत के टॉप इंस्टीट्यूशंस में से एक है। तो कभी ना कभी एक छोटा सा आपका विचार, आपका छोटा सा आइडिया दुनिया बदलने की शक्ति रहता है, और ऐसे ही विवेक जी जैसे लोग हमारे साथ ऐसे पॉडकास्ट कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे, और आपका सहयोग मिलता रहेगा, तो ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।